नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। प्रधानमंत्री ने पहला नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स यानी एनसीए प्रदान किया। आईएमएफ के अनुसार दो महत्वपूर्ण पोत परिवहन मार्गों पर बाधाओं के कारण वैश्विक व्यापार बाधित हुआ। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में सुधार के लिए एक विस्तृत मॉडल का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री के अनुसार भारत 30 वर्षों के बाद पेनिसिलिन जी का फिर से उत्पादन शुरू करेगा। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2023 में मादक पदार्थों की तस्करी और व्यापार के कई पहलुओं को उजागर किया। 8 वर्षों 2016 से 2024 में ग्रेट बैरियर रीफ यानी जीबीआर में 5वीं बार सामूहिक कोरल ब्लीचिंग की घटना दर्ज की गई। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। प्रधानमंत्री ने पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड यानी एनसीए प्रदान किया। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड का लक्ष्य विभिन्न क्षेत्रों में योगदान से जुड़े विविध व्यक्तियों और प्रतिभाओं को सम्मानित करना है, जैसे भारत की समृद्धि और उसकी संस्कृति को बढ़ावा देने वाले, सकारात्मक सामाजिक बदलाव लाने वाले, डिजिटल क्षेत्र में नवाचार एवं रचनात्मकता को बढ़ावा देने वाले। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह पुरस्कार माईगव इंडिया ने शुरू किया है। इसमें डिजिटल वर्ल्ड के अलग अलग क्षेत्रों और श्रेणियों में उत्कृष्टता व प्रभाव पैदा करने वाले क्रिएटर्स को पुरस्कार दिया जाएगा। इन श्रेणियों में स्टोरी टेलिंग, सामाजिक बदलाव का समर्थन, शिक्षा, पर्यावरणीय संधारणीयता इत्यादि शामिल हैं। ये सभी क्रिएटर इकोनॉमी का हिस्सा है। गौरतलब है कि क्रिएटर इकोनॉमी उन व्यवसायों, प्लेटफॉर्म्स और व्यक्तियों से मिलकर बने इकोसिस्टम को कहते हैं जो ऑनलाइन कंटेंट बनाते हैं, वितरण करते हैं और फिर इनका मुद्रीकरण करके राजस्व अर्जित करते हैं। डिजिटल इंडिया अभियान जैसी पहलों की वजह से कई नए कंटेंट क्रिएटर्स उभर कर आए हैं। भारत की क्रिएटर इकोनॉमी की स्थिति के बारे में बात करें तो एक अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 80 मिलियन क्रिएटर्स और नॉलेज प्रोफेशनल्स हैं। भारत में लगभग 1.5 लाख प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर्स हैं। ये अपने कंटेंट से अच्छी खासी आय अर्जित कर रहे हैं। इसके अलावा भारत की क्रिएटर इकोनॉमी का आकार वर्तमान में $250 बिलियन है। 2027 तक इसके दोगुना होकर $480 बिलियन होने का अनुमान है। अगर हम भारत में क्रिएटर इकोनॉमी के विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बात करें तो भारत में कम खर्च में अधिक डाउनलोड अपलोड डेटा उपलब्ध है, इसलिए अब अधिक लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। इसके साथ ही इंटरनेट के प्रसार से विश्व भर में कंटेंट देखे जा रहे हैं। इसके अलावा अब लोग ऑफिस से या वर्क फ्रॉम होम या यात्रा करते समय भी काम कर रहे हैं। इस तरह काम का हाइब्रिड कल्चर विकसित हो गया है। यह सब इंटरनेट की वजह से संभव हुआ है। शॉर्ट वीडियो कंटेंट की लोकप्रियता बढ़ गई है आदि। आइए अब क्रिएटर इकोनॉमी के महत्व के बारे में जान लेते हैं। रचनात्मक स्टोरी टेलिंग के माध्यम से भारत के सांस्कृतिक लोकाचार का विश्व भर में प्रसार होता है। यह मनोरंजन और सामाजिक संदेश से संबंधित असाधारण कंटेंट उपलब्ध कराती है। इसके साथ ही वीडियो एडिटर्स, वर्चुअल असिस्टेंट, ग्राफिक डिजाइनर जैसे रोजगार के अवसर को बढ़ाती है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी मुख्य खबर की तरफ। आईएमएफ के अनुसार दो महत्वपूर्ण पोत परिवहन मार्गों पर बाधाओं के कारण वैश्विक व्यापार बाधित हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की एक सहयोगी पहल पोर्ट वॉच प्लेटफॉर्म के अनुसार लाल सागर में जहाजों पर हुए हमलों के कारण साल 2024 के पहले 2 महीनों में स्वेज नहर के माध्यम से होने वाले व्यापार की मात्रा में पिछले वर्षों की समान अवधि की तुलना में 50% की गिरावट दर्ज की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्वेज नहर एशिया और यूरोप के बीच सबसे छोटा समुद्री मार्ग है। आमतौर पर समुद्री मार्ग से होने वाले वैश्विक व्यापार में इस नहर की हिस्सेदारी लगभग 15% है। इसके कारण अब कई शिपिंग कंपनियों ने अपने जहाजों को केप ऑफ गुड होप से होकर भेजना शुरू कर दिया है। इसके अतिरिक्त पनामा नहर में भीषण सूखे के कारण इससे होने वाले व्यापार की मात्रा पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 32% तक कम हो गई है।
पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। यह नहर संकीर्ण पनामा स्थल संधि इस्थमस से होकर बनाई गई है। वैश्विक समुद्री मार्ग से होने वाले वैश्विक व्यापार में इस नहर की हिस्सेदारी लगभग 5% है। ऐसे में समुद्री पोत परिवहन मार्गों में आई बाधाओं का क्या प्रभाव पड़ा है, चलिए इस बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। इससे आपूर्ति श्रृंखला के समक्ष बाधा उत्पन्न हुई है। इससे मुद्रास्फीति का दबाव और खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा संबंधी खतरे पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा पोत परिवहन मार्ग बदलने के कारण वस्तुओं की डिलीवरी में लगने वाला समय बढ़ गया है। इससे कम इन्वेंट्री वाली कंपनियों को नुकसान होता है। जहाज का मार्ग बदलने से आयात और निर्यात पर कस्टम रिकॉर्ड प्रभावित हो सकता है। इससे आने वाले महीनों में वैश्विक व्यापार और आर्थिक गतिविधि की दशा और दिशा का आकलन करना अधिक कठिन हो जाएगा। अब हम लाल सागर क्षेत्र से व्यापार को सुरक्षित बनाने के लिए शुरू की गई पहलों को समझते हैं। इस दिशा में कदम उठाते हुए ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन शुरू किया गया है। ये पहल संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शुरू की गई है। ये कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस यानी CMF के नेतृत्व में एक बहुराष्ट्रीय सुरक्षा पहल है। यह लाल सागर में सुरक्षा पर केंद्रित है। इसके अन्य सदस्य यूनाइटेड किंगडम, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, सेशेल्स और स्पेन है। इसके अलावा ऑपरेशन एस्पाइड्स की भी शुरुआत की गई है। यह लाल सागर के आसपास के क्षेत्रों या देशों में शांति बहाल करने के लिए यूरोपीय संघ द्वारा शुरू की गई पहल है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी अगली मुख्य खबर की तरफ। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC में सुधार के लिए एक विस्तृत मॉडल का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। भारत की ओर से प्रस्तावित G4 मॉडल में UNSC की वीटो प्रणाली को लचीला बनाने का भी प्रस्ताव किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में UNSC में सुधार पर अंतर सरकारी वार्ता आयोजित की गई थी। इसी वार्ता में G4 समूह के सदस्यों भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान ने भाग लिया था। भारत ने G4 समूह की ओर से सुधार मॉडल प्रस्तुत किए हैं। गौरतलब है कि G4 समूह UNSC में सुधार के लिए गठित किया गया है। चलिए अब भारत द्वारा प्रस्तावित मॉडल के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। पहला है सदस्यों की संख्या में वृद्धि। भारत की मांग है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 11 और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 14 या 15 की जाए। अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए वर्तमान व्यवस्था के आधार पर चुने जाने चाहिए। अगला है सभी क्षेत्रों का उचित प्रतिनिधित्व। इसके तहत 6 नए स्थायी सदस्यों में अफ्रीका से 2, एशिया प्रशांत क्षेत्र से 2, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन से 1 तथा पश्चिमी यूरोप एवं अन्य से 1 सदस्य होंगे। परिषद की कार्यप्रणाली। किसी संकल्प को पारित करने के लिए कुल 25 या 26 सदस्यों में से 14 या 15 सदस्यों के सकारात्मक वोट की जरूरत होगी। इसके अलावा वीटो। सुधार लागू होने के 15 साल बाद तक नए स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार नहीं होगा। इस अवधि के पूरा होने के बाद किस देश को वीटो शक्ति दी जाए अथवा नहीं, इसकी समीक्षा की जाएगी और उसके हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। और अंत में UNSC और संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA के बीच संबंध। परिषद को UNGA के अध्यक्ष के साथ नियमित परामर्श करना चाहिए। वार्षिक रिपोर्ट और विशेष रिपोर्ट्स UNGA के सामने प्रस्तुत करनी चाहिए आदि। UNSC के बारे में बात करें, UNSC संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रधान अंगों में से एक है। इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसमें सुधारों की मांग कई वजहों से की जा रही है, जैसे UNSC वर्तमान विश्व की वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। इसके साथ ही इसमें विश्व के सभी क्षेत्रों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। इसके अलावा स्थायी सदस्यों द्वारा वीटो शक्ति का दुरुपयोग किया जाता है। चलिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। परिषद में स्थायी सदस्य 5 हैं जिन्हें वीटो शक्ति प्राप्त है। चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। अस्थायी सदस्यों की संख्या कुल 10 है जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। इनमें अफ्रीका से 3, एशिया से 2, लैटिन अमेरिका से 2, पश्चिमी यूरोप और अन्य क्षेत्रों से 2 तथा पूर्वी यूरोप से 1 देश शामिल होते हैं। आपको बता दें कि प्रत्येक सदस्य का 1 वोट होता है।
गौरतलब है कि यह संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र अंग है जिसके पास ऐसे निर्णय लेने की शक्ति है जो सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी होते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं चौथी मुख्य खबर की तरफ। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री के अनुसार भारत 30 वर्षों के बाद पेनिसिलिन जी का फिर से उत्पादन शुरू करेगा। पेनिसिलिन जी एक सक्रिय औषध सामग्री यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट API है। इसका उपयोग निमोनिया, मेनिंजाइटिस, गोनोरिया और सिफिलिस के इलाज के लिए एंटीबैक्टीरियल दवाओं के उत्पादन में किया जाता है। इसे बेंजिल पेनिसिलिन और बेंजिल पेनिसिलिनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। 1928 में स्कॉटिश जीव विज्ञानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली बार पेनिसिलियम कवक से पेनिसिलिन को अलग किया था। इस खोज के लिए उन्हें 1945 में संयुक्त रूप से फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह दवा मुख्य रूप से वैक्सीन की तरह सिरिंज के माध्यम से शरीर की नसों में या मांसपेशियों के जरिए शरीर में पहुंचाई जाती है। यह दवा ओरल रूप में लेने से अधिक असरदार नहीं रह जाती है। वैश्वीकरण के बाद भारत ने कई अन्य APIs की तरह पेनिसिलिन जी का भी चरणबद्ध तरीके से उत्पादन बंद कर दिया था। यह कदम चीन से इसके सस्ते आयात के चलते उठाया गया था। खबर में आगे बढ़ते हैं और API के बारे में समझते हैं। API या बल्क ड्रग किसी दवा को बनाने की मुख्य सामग्री होती है। यह सामग्री दवा को वांछित चिकित्सीय प्रभाव प्रदान करती है या इच्छित औषधीय गतिविधि उत्पन्न करती है। मात्रा के हिसाब से भारत का दवा उद्योग विश्व का तीसरा सबसे बड़ा दवा उद्योग है। इसके बावजूद भी देश मुख्य रूप से चीन से किए जाने वाले बल्क ड्रग आयात पर निर्भर है। अब तक स्थापित APIs विनिर्माण इकाइयां कुछ समस्याओं से ग्रस्त हैं। अत्यधिक प्रारंभिक लागत, अधिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा आदि। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने API में आत्मनिर्भरता के लिए कुछ पहलें शुरू की हैं, जैसे कि बल्क ड्रग पार्क्स संवर्धन योजना, औषध क्षेत्र के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना APIs को भी कवर करती है। मुख्य प्रारंभिक सामग्री यानी कि स्टार्टिंग मटेरियल या औषध मध्यवर्ती और APIs के घरेलू विनिर्माण के लिए PLI योजना। चलिए अब बात करते हैं हमारी अगली मुख्य खबर के बारे में। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2023 में मादक पदार्थों की तस्करी और व्यापार के कई पहलुओं को उजागर किया है। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में मादक पदार्थों की तस्करी और उनके उपयोग में इंटरनेट की भूमिका को रेखांकित किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट ने अवैध बाजार में नारकोटिक ड्रग्स, साइकोट्रॉपिक पदार्थों और संबंधित रसायनों की उपलब्धता बढ़ा दी है। चलिए अब मादक पदार्थों की तस्करी में इंटरनेट की भूमिका के बारे में बात करते हैं। नाम उजागर नहीं होने और सुरक्षित जरिया होने के कारण क्रिप्टो मार्केट का उपयोग बड़ी मात्रा में मादक पदार्थों के व्यापार के लिए किया जा रहा है। गौरतलब है कि क्रिप्टो मार्केट डीप वेब पर स्थित एक ऑनलाइन डार्क नेट मार्केट प्लेस है। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का स्थानीय मार्केट प्लेस के रूप में उपयोग किया जा रहा है। इससे बच्चों और किशोरों तक अनुचित कंटेंट भी पहुंच रहा है। अवैध इंटरनेट आउटलेट्स बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाएं बेच रहे हैं। इसके लिए वे इंटरनेट फार्मेसीज और टेलीमेडिसिन का उपयोग करते हैं। इस प्रकार वे मरीजों के स्वास्थ्य को और अधिक खतरे में डाल रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अवैध फार्मास्यूटिकल्स का वैश्विक व्यापार 4.4 अरब डॉलर होने का अनुमान है। आइए अब मादक पदार्थों के नियंत्रण में इंटरनेट के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। संचार के तरीके एन्क्रिप्टेड होते हैं। इस कारण ऑनलाइन तस्करी के अपराधियों पर मुकदमा चलाने में कठिनाई होती है। इसके साथ ही इंटरनेट की वैश्विक पहुंच के कारण अपराधी प्रत्यर्पण से बचने के लिए ऐसे क्षेत्रों, देशों से कारोबार करते हैं जहां कानून सख्ती से लागू नहीं है। इसके अलावा फेंटनिल और अन्य सिंथेटिक ओपियोइड्स की ऑनलाइन उपलब्धता भी एक चुनौती है। चलिए अब इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड यानी INCB के बारे में जान लेते हैं। इसका सचिवालय वियना, ऑस्ट्रिया में स्थित है। इसे सिंगल कन्वेंशन ऑफ नारकोटिक ड्रग्स 1961 के अनुसार 1968 में स्थापित किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण अभिसमयों के
कार्यान्वयन के लिए एक स्वतंत्र और अर्ध न्यायिक निगरानी निकाय हैं। इसमें 13 सदस्य हैं। प्रत्येक सदस्य 5 साल की अवधि के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा चुने जाते हैं। मादक पदार्थों की तस्करी के लिए इंटरनेट के दुरुपयोग को रोकने हेतु INCB की पहलों के बारे में बात करें तो इसमें ग्लोबल रैपिड इंटरडिक्शन ऑफ डेंजरस सब्सटेंसेस यानी GRIDS कार्यक्रम शामिल है। इसके अलावा प्रोजेक्ट इंटरनेशनल ऑपरेशंस ऑन न्यू साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस यानी ION की भी शुरुआत की गई है। चलिए अब रिपोर्ट में की गई प्रमुख सिफारिशों की बात करते हैं। मादक पदार्थों के गैर चिकित्सीय उपयोग को रोकने और उनके दुरुपयोग से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर संचालित होने वाले अवैध बाजारों पर मुकदमा चलाने के लिए कानून और नीति बनानी चाहिए। साथ ही ई-कॉमर्स सेवाओं का दुरुपयोग करने वाले तस्करों के खिलाफ कार्रवाई योग्य इंटेलिजेंस साक्ष्य जुटाने चाहिए। इसके लिए रियल टाइम तस्करी रोधी साधनों का उपयोग करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की तरफ। 8 वर्षों में ग्रेट बैरियर रीफ यानी GBR में 5वीं बार सामूहिक कोरल ब्लीचिंग की घटना दर्ज की गई। ग्रेट बैरियर रीफ में सामूहिक कोरल ब्लीचिंग की घटना पहली बार 1998 में दर्ज की गई थी। इसके बाद यह साल 2002 में घटित हुई थी। हालांकि एक लंबे अंतराल के बाद यह घटना 2016, 17, 2020 और 2022 में लगातार दर्ज की जाती रही है। कोरल ब्लीचिंग या प्रवाल विरंजन की घटना तब घटित होती है जब स्वस्थ कोरल समुद्र के तापमान में वृद्धि की वजह से संवेदनशील हो जाते हैं। इससे वे अपने उत्तकों में रहने वाले जूजेंथिले नामक शैवाल को बाहर निकाल देते हैं। इस वजह से रंग बिरंगे कोरल रंगहीन हो जाते हैं। खबर की बेहतर समझ के लिए कोरल रीफ और ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कोरल रीफ के बारे में। ये हजारों छोटे छोटे अलग अलग मूंगों की कॉलोनियों से बनी होती हैं। इन छोटे छोटे जीवों को पॉलिप्स कहा जाता है। इन समुद्री अकशेरुकी जीवों में सख्त बाह्य कंकाल होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। भारत में कोरल रीफ कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप तथा मालवड़ महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। चलिए बात करते हैं ग्रेट बैरियर रीफ यानी GBR के बारे में। यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के साथ 2300 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में विस्तृत है। यह विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ कॉम्प्लेक्स है। यह प्रशांत महासागर में स्थित है। इसे 1981 में यूनेस्को विश्व धरोहर क्षेत्र घोषित किया गया था। यह कोरल रीफ अरबों छोटे जीवों से निर्मित है। इन छोटे जीवों को कोरल पॉलिप्स के रूप में जाना जाता है। खबर के आखिर में सामूहिक कोरल ब्लीचिंग की घटना के लिए जिम्मेदार कारक कौन से हैं, उन पर भी एक नजर डालते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण महासागरीय जल के तापमान में वृद्धि हो रही है। उदाहरण के लिए वर्तमान में दक्षिणी ग्रेट बैरियर रीफ में महासागरीय जल के नीचे भीषण हीट वेव का दौर जारी है। दक्षिणी ग्रेट बैरियर रीफ में ही सबसे गंभीर कोरल ब्लीचिंग देखी जा रही है। अल नीनो परिघटना बार बार उत्पन्न हो रही है। इससे सामूहिक कोरल ब्लीचिंग की घटना भी बार बार और गंभीर रूप में घटित हो रही है। पवनों के वेग और महासागरीय धाराओं के कमजोर पड़ जाने के कारण महासागरीय जल की अलग अलग परतें मिल नहीं पा रही हैं। साथ ही ये आकाश को भी साफ रखने में मदद कर रहे हैं। इस वजह से सौर विकिरण जल की गहराई तक पहुंच रहे हैं। ये भी कोरल ब्लीचिंग को बढ़ा रहे हैं। इसके कुछ अन्य कारक भी हैं जैसे कि चरम निम्न ज्वार, प्रदूषण, सूर्य के प्रकाश के अत्यधिक प्रभाव में आना आदि। चलिए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की। हमारे आज के व्यक्तित्व हैं शंभुधन फोंगलो। सरकार ने जनजातीय नायक शंभुधन फोंगलो को श्रद्धांजलि अर्पित की। शंभुधन फोंगलो एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका संबंध असम के वर्तमान दिमा हसाओ जिले के उत्तरी कछार पहाड़ियों के लोंगखोर से था। 1832 में कछार पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने के बाद उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का निर्णय लिया। साथ ही उन्होंने अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति को समझा और उससे निपटने के लिए दमसी युवाओं को संगठित भी किया।
उन्होंने अपनी सेना गठित की और मेजर बोयात के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना पर हमला करके मेजर बोयात को मार डाला। हम श्री शंभुधन फोंगलो जी से साहस, नेतृत्व, परोपकारिता जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। बुलेटिन के आखिर में अब रुक करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। इन्फोसिस फाउंडेशन की पूर्व अध्यक्षा सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। केंद्र सरकार ने निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट यानी RODTEP योजना के दायरे में कई क्षेत्रों को शामिल किया। एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर्स, विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाइयां और निर्यात उन्मुख इकाइयां। भारतीय निर्वाचन आयोग ने अमिट शाही के एकमात्र निर्माता मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड यानी MPVL को 26.55 लाख शीशियां बनाने का ऑर्डर दिया है। यह अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। मिजल्स और रूबेला यानी MR पार्टनरशिप ने भारत को मिजल्स और रूबेला चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया है। MR पार्टनरशिप का नेतृत्व अमेरिकन रेड क्रॉस, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, गावी द वैक्सीन अलायंस, यूनाइटेड नेशंस फाउंडेशन, US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किया जाता है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस यानी NCD का अनावरण किया। इंटरनेशनल स्ट्रेटिग्राफिक कमीशन ने भूगर्भिक टाइम स्केल में एंथ्रोपोसीन युग की शुरुआत की घोषणा करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। एंथ्रोपोसीन युग भूगर्भिक कालखंड की एक अनौपचारिक अवधि है। ताइवान ने चीन से आग्रह किया है कि वह किनमेन द्वीप समूह के निकट जल क्षेत्र में यथास्थिति में कोई बदलाव न करे। भारत और जापान के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण राजस्थान में संपन्न हुआ। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।